हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 15 सितंबर के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं, इसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम के लिंक पर पीडीएफ के फॉर्म में इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में जो भी कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। और साथ में लास्ट में रिविजन की क्लास, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं उसका हम दूसरे दिन रिविजन करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र ये है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इन बातों से आप जितना दूर रहेंगे आप उतने ही शांत रहेंगे और आप उतने ही प्रसन्न रहेंगे। यानी कि आपको किसी भी दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करना है। दूसरे क्या काम करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जितना दूसरों के बारे में सोचोगे उतना ही आप अपने आप को परेशान करोगे। तो अगर हमें अपने आप को फोकस्ड करना है, अपने काम पर लगे रहना है, तो इन सब बातों से दूर हटकर मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए इस खूबसूरत विचारधारा के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखो, नेशनल इंजीनियर्स डे भारत में हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। मोचगुंडम विश्वेश्वरैया जी की याद में। ये पेशे से एक इंजीनियर थे और इनके काम की वजह से इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इनके काम की वजह से ही इनको याद करते हुए 1968 में भारत सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि इनके जन्म दिवस को हम नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 में कर्नाटका के मैसूर में। ठीक है, इनके काम की वजह से ही 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जब 100 साल इनके पूरे हो गए थे इनके बर्थडे के, तो उस समय डाक टिकट भी जारी किया गया था। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा इनको ब्रिटिश नाइटहुड की भी उपाधि दे दी गई थी। अच्छा, एक जानकारी जो हमें होना चाहिए कि हम नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाते हैं और यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड इंजीनियर्स डे है वो 4 मार्च को मनाया जाता है। इस बात को याद रख लेना और इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एक था भारत का पुनर्निर्माण और भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, साथ साथ में इनको हम सिंचाई डिजाइनर के रूप में जानते हैं। और इन्होंने जो उड़ीसा, हैदराबाद यानी जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो क्षेत्र थे, महाराष्ट्र, मैसूर, इसमें बहुत सारा काम किया। इनके द्वारा जो सबसे उल्लेखनीय काम है वो है कृष्णा राजा सागर झील और बांध का निर्माण। ठीक है, जिसके लिए हम इनको अच्छे से जानते हैं। तो हमने बात कर ली मोचगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में। अच्छा, 15 सितंबर के दिन और क्या डेज होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है हर साल 15 सितंबर को। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 नवंबर 8 नवंबर 2007 में ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए दूसरे साल यानी 2008 से ही हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी सी बात? देखो, 15 सितंबर के दिन ही विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। लिम्फोमा क्या है? एक तरीके की डिजीज है, कैंसर से रिलेटेड। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों में क्या होने लगते हैं, गांठें बनने लगती हैं। इसका वजह जो बताया गया है वो जैसे कि हम अनुचित हमारा खान पान है, पैरासाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ही ये गांठें बनने लगती हैं और इसको बोलते हैं लिम्फोमा डिजीज। तो ये विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, जिससे कि इस डिजीज के बारे में लोगों तक जागरूकता पहुंच सके। ओके, देखिए, इस डे की स्टार्टिंग 2002 में करी गई थी। लिम्फोमा गठबंधन नाम का एक संगठन है जो कनाडा के ओंटारियो में है। ठीक है, तो इस संगठन के द्वारा ही इस दिन के जागरूकता के लिए काम स्टार्ट किया गया था। इस बात को याद रख लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संचयिका दिवस। संचयिका दिवस या संचयिका डे हर साल 15 सितंबर को मनाते हैं। इसके पीछे का मोटिव ये है कि पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं उनको पैसे की बचत के बारे में बताया जाए और किस तरीके से वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधार सकते हैं अगर थोड़े थोड़े से अपने पैसे की बचत करें तो छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए ही विश्व संचयिका दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस बात को याद रख लेना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडेमिया के बारे में बात करेंगे, जिसको प्रदान किया गया है जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर हैं और प्रोफेसर हैं नजमा अख्तर जी इनको। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि इन्होंने शिक्षा को रोजगार से जोड़ा और इसके लिए इन्होंने विशेष काम किया है, जिसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया है।
और इनकी छत्रछाया में है जामिया मिलिया इस्लामिया को लगातार दूसरी बार जो हमारा राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसमें 3rd पोजीशन भी मिली है। तो इन सब बातों के लिए इनको सम्मानित किया गया है और डॉक्टर रघुनाथ अनंत मशेलकर के द्वारा ये प्राइज इनको दिया गया है। साथ ही एक कार्यक्रम ग्रैंड कॉन्फ्रेंस किया गया मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल के शीर्षक के रूप में और इस कार्यक्रम के तहत ही इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। देखिए, मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयरेबल अवार्ड के बारे में बात करें तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो रोजगार का सृजन करते हैं, रोजगार का निर्माण करते हैं। यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल ने जॉब उत्सव मनाया और इसके लिए इन्होंने करियर कनेक्ट नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसके तहत 2000 बच्चों को रजिस्टर्ड किया गया और जिसमें से 500 बच्चों को अगले राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो ये यूनिवर्सिटी का कुछ काम है जिसकी वजह से ही जामिया मिलिया इस्लामिया की जो वाइस चांसलर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर नजमा अख्तर, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडेमिया से सम्मानित किया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार दिया गया है किसे? तो ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा जी को। ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा जी सेना में नेत्र एक विशेषज्ञ और चिकित्सक हैं और इनके काम से प्रभावित होकर ही पुणे में इनको डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रदान किया गया? तो पुणे का जो रेटिना कॉन्क्लेव है वहां पर इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 2021 में इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा वॉर टू सेना मेडल भी दिया गया था। सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 के बारे में बात करेंगे। किसने प्राप्त किया है पूछा जा रहा है, तो राइट्स लिमिटेड के द्वारा इसे प्राप्त किया गया है। देखिए, जब कंपनियों में काम किया जाता है तो उस समय सुरक्षा की व्यवस्था को रखना बहुत जरूरी है। तो इस संदर्भ में जब कंपनियां काम करें, निर्माण की प्रक्रिया चले, तो उस समय इनोवेशन आइडियाज लेकर आए, नए नए प्रक्रियाओं से सुरक्षा की व्यवस्था करी गई है जो हमारा राइट्स लिमिटेड है उसके द्वारा। तो जिसकी वजह से ही द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, जो इंजीनियर के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा संस्थान है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है राइट्स लिमिटेड को। ओके, याद रख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा सरकार ने मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज में खबर सुनी कि सतीश कौशिक जी की मृत्यु हो गई थी। तो सतीश कौशिक जी पहले हरियाणा सरकार के मनोरंजन नीति परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब उनकी जगह पर नियुक्त किया गया है अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को। मीता वशिष्ठ को हम सब अच्छे से पहचानते हैं, इनको हमने टीवी में देखा है, सीरियल्स में देखा है और मूवीज में भी देखा है। मीता वशिष्ठ के बारे में बात करें तो इन्होंने NSD से, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइनर संस्थान, इन सब में काम किया है और इनको एक अच्छा खासा अनुभव है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात। देखिए, गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किसने किया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, देखो, प्रधानमंत्री जी का एक मोटिव है वन नेशन और वन एप्लीकेशन। इसके तहत जो हमारे देश के विधानसभा है उनमें पेपरलेस की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाए और इसके लिए डिजिटल हाउस का निर्माण किया जाएगा। तो ये पहला कदम है गुजरात सरकार का जिसके द्वारा डिजिटल हाउस का निर्माण कर लिया गया और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और इसमें हमारे देश के 21 राज्यों के विधानसभा रजिस्टर्ड हुए थे जिसमें से 17 राज्यों के विधानसभाओं को मंजूरी दे दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा कि वो डिजिटल हाउस का निर्माण करें। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें 21 हमारे जो विधानसभा हैं राज्यों के उन्होंने रजिस्टर्ड किया और 17 विधानसभाओं के लिए मंजूरी दे दी गई है कि वो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके तहत डिजिटल हाउस का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजपुर में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला किसने रखी है? ठीक है, तो ये आधारशिला रखी गई है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। और भगवंत सिंह मान जो है आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। ओके, सारागढ़ी स्मारक के बारे में बात करें तो सारागढ़ी में एक युद्ध हुआ था। पंजाब में एक जगह है समाना रिज, पहले पंजाब में था, अब ये पाकिस्तान में चला गया है। इस जगह का नाम है समाना रिज। ओके, तो यहीं पर 12 सितंबर 1897 में
एक युद्ध हुआ था जिसमें सिख रेजिमेंट के जो सिख रेजिमेंट था उसके लगभग 36 रेजिमेंट में से 21 सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था और अफगान से जो सेना आई थी लगभग 10,000 सैनिकों का अफगान सैनिकों का मुकाबला किया था और उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करके युद्ध किया था। तो जिसकी याद में ही फिरोज शाह में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी के द्वारा। क्लियर? आई होप कि आपने ये सारी बात अच्छे से समझ ली होगी। इसको याद रख लेना, उन वीर सैनिकों को, सिख सैनिकों को याद करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए किसने समझौता किया है। तो देखो, डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए नाबार्ड और यूएनडीपी यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का नेशनल डेवलपमेंट इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत, और नाबार्ड जो भारत का एक राष्ट्रीय बैंकिंग संस्थान है जो कृषि के क्षेत्र में स्पेशली काम करता है, इन दोनों के बीच में सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है कि किस तरीके से भारत में जो कृषि की व्यवस्था है उसको अत्याधुनिक तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, हमने बात कर ली यहाँ पर। तो डेटा संचालित किया जाएगा यानी डेटा का ट्रांसफर किया जाएगा, साथ में ही क्लाइमेट के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि जिस तरीके का क्लाइमेट हो वहां का उसी तरीके की कृषि भी करी जाए। तो हमने बात करा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और भारत का जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड के बारे में। ओके, तो ये किस तरीके से काम किया जाएगा, तो देखो इसके 3 फेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। ओपन सोर्स डेटा शेयरिंग करी जाएगी यानी कि जो भी डेटा है उसको दोनों आपस में शेयर करेंगे, नीतियों का निर्माण करेंगे, और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसा क्लाइमेट होगा उसी हिसाब से वहां पर खेती भी करी जाएगी। ओके, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीत हासिल करी है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप है यानी कि हमारे देश के जो स्टेट्स हैं उनके बीच में हुआ था। पांचवी बार ये कराया गया, इसके पहले 4 बार कराया जा चुका था। ये महाराष्ट्र के पुणे में कराया गया था 10 और 11 सितंबर को। ओके, तो इसमें जीत हासिल करी है महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर ये जीत हासिल करी है, और रग्बी इंडिया के द्वारा इसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको द इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष किससे संबंधित है ना। तो ये संबंधित है टीकाकरण से, और इसका नाम सही से अगर हम बोलें तो इसको बोला जाएगा मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0, और ये योजना है पंजाब सरकार की। किसकी योजना है? पंजाब सरकार की योजना है, इस बात को याद रख लेना। पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बलवीर सिंह हैं। बलवीर सिंह के द्वारा ही मोहाली में इस योजना को स्टार्ट किया गया, और ये वैक्सीनेशन से संबंधित है। वैक्सीनेशन में 0 से 5 साल तक के बच्चे और साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लिया गया है। पंजाब के जो दूर दराज वाले इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, कस्बे हैं, या जो प्रवासी मजदूर हैं उनके बच्चों को ये सुविधा देना, वैक्सीनेशन की सुविधा देना, और उनके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन तक ये सुविधाएं पहुंचाना ही मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 का उद्देश्य है। इस बात को याद रख लेना। ओके, क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो ये वैक्सीनेशन किया जाएगा वो 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य रोगों के लिए किया जाएगा, यानी इसमें 12 डिजीज डिसाइड की गई हैं, जैसे कि निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, संक्रमण है, जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस है। इस तरीके की 12 जो जानलेवा बीमारियां हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था करी गई है, और इसके लिए पंजाब सरकार के द्वारा पूरे पंजाब में 6156 टीकाकरण सत्र लगाए जाएंगे, है ना, और इस सत्र के माध्यम से ही लोगों का टीकाकरण या वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो हमने बात कर ली मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, उसके बारे में। ओके, अब आइए रिवीजन कर लेते हैं, जो कल पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन। देवनागरिक लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में कब अपनाया गया था, तो याद रख लेना डेट क्या है, 14 सितंबर 1949, और 14 सितंबर को ही हम इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीत लिया है, तो किरण जॉर्ज का नाम याद रख लेना। इन्होंने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीत लिया है, और दुनिया में अगर पूरे बैडमिंटन के खिलाड़ियों को देखा जाए तो ये 50वीं रैंक पर आते हैं। नैसकॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये चुना गया है सिंधु गंगाधरन को, इनका नाम याद रख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच के लिए किस अभियान की शुरुआत करी है या उसका उद्घाटन किया है? तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, इस अभियान का नाम है आयुष्मान भव अभियान, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, 17 अक्टूबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इसके विषय में बताया गया और बोला गया कि जो हमारे देश के बिल्कुल दूर दराज वाले इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य से संबंधित आयुष्मान मेले लगाए जाएंगे, प्रदर्शनी करी जाएगी और वहां जाकर लोगों को अवेयर भी किया जाएगा। ओके, देखिए टेनिस खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगाया गया है। नाम पूछा जा रहा है तो रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी हैं सिमोना हालेप, जिन पर 4 साल का बैन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब किसने जीता है? तो दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब है ये जीता गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा, है ना। और विश्व का नंबर 1 देश भी बन गया है स्विट्जरलैंड, और कई सालों से बनता हुआ आया है। इस बार भी स्विट्जरलैंड भी विश्व का नंबर 1 देश है। ठीक है, उस्ताद अली जाकिर हैदर के बारे में बात करेंगे। ये किस कला से संबंधित थे? तो रुद्र वीणा वादन से संबंधित थे। मात्र 50 साल की उम्र में नई दिल्ली में इनका डेथ हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कितनी औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। उनके द्वारा इस बात की घोषणा करी गई कि 9 औद्योगिक परियोजनाओं को उड़ीसा में मंजूरी दे दी गई है, जिससे कि उड़ीसा में लगभग 28,000 रोजगार सृजन होगा, यानी कि रोजगार बनेगा तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ओके, उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक जी ने कितने मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों की शुरुआत करी है? तो 181 मोबाइल पशु चिकित्सक वाहनों की शुरुआत करी गई है। इसके पीछे का मोटिव ये है कि ऐसे जानवर जो लावारिस हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको ले जाया जाएगा और उनकी उचित देखभाल करी जाएगी। अमेज़न इंडिया ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखो अमेज़न इंडिया क्या कर रही है, जो दिव्यांग लोग हैं उनको सीधी नौकरी देकर उन्हें वहीं ट्रेन करके करा जाएगा और ट्रेनिंग के बाद उनको नौकरी दे दी जाएगी, यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, जॉब दी जाएगी, उसके बाद ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इसके लिए जो अमेज़न इंडिया है उसने समझौता किया है भारत के कुछ जो स्टेट हैं उनके साथ में। तो हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु सरकार के साथ ही समझौता किया गया है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दुर्लभ सफेद सांबर हिरण मिला है। हिरण की ही एक प्रजाति है, ये सफेद रंग की होती है और ये कहाँ पर मिला है ये पूछा जा रहा है। तो देखो कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य में ये पाया गया है और वहां पर जो चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये देखा गया है। हमारे जो कुछ पर्यावरणविद हैं वो तेंदुए का अध्ययन कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने कैमरे लगा रखे थे। तो जब उस कैमरे में वो देख रहे थे तो वहीं पर उनको ये सफेद सांबर हिरण देखने को मिल गया। ओके, इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने सारी बातों को अच्छे से समझ लिया होगा, क्लास भी समझ में आ गई होगी और रिवीजन भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ कि टेलीग्राम के लिंक पर ये सारी चीजें आपके लिए उपस्थित हैं, तो आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। फिर कल मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।